गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक को लेकर के आए हैं आपके लिए, परागण। पुष्पों के अंदर परागण प्रक्रिया क्या होती है और परागण के द्वारा पुष्प के अंदर किस प्रकार से नर युग्मक और नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंच जाते हैं, इसका अध्ययन हम आज परागण प्रक्रिया के अंतर्गत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागण। परागण यानी पोलिनेशन, पोलिनेशन या परागण एक ही बात है। तो परागण होता क्या है? देखिए, इससे पहले की क्लास के अंदर या इससे पहले की जो वीडियो थी या क्लास थी उसके अंदर अपन ने नर युग्मकोद्भिद अर्थात नर युग्मक का निर्माण कर लिया। पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक और उसके बाद अपन ने मादा युग्मकोद्भिद अर्थात एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का भी निर्माण कर लिया। अब जरूरी है कि मेल गैमेटोफाइट के पास फीमेल गैमेटोफाइट पहुंचे और उनका आपस में फ्यूजन हो, फर्टिलाइजेशन हो, जिससे बीज और फल का निर्माण होगा। तो इन प्रक्रियाओं के लिए परागण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विधि है। परागण के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट के पास या मादा युग्मकोद्भिद के पास नर युग्मकोद्भिद पहुंच जाता है। नर युग्मकोद्भिद पराग नलिका युक्त परागकण है जिसके अंदर नर युग्मक होते हैं। पादपों के अंदर पुष्प होते हैं और पुष्पों के ऊपर ही परागण प्रक्रिया होती है। तो परागण प्रक्रिया क्या है? परिभाषा क्या है परागण की? पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर, पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा, कोई भी विधि हो सकती है, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, वायु हो सकती है, जल के अंदर अगर पादप है तो जल हो सकता है। तो विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की, उसी देखिए परागकण परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प जिससे परागकण निकले हैं उसी पुष्प या उसी पादप के या किसी अन्य पादप के किसी दूसरे पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। स्पष्ट रूप से देखिए एक बार कि पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प, कभी भी जाति बदलती नहीं है पादप की, कि उसी पादप के उसी एक ही जाति के परागकण उसी जाति की वर्तिकाग्र पर परागित होते हैं। गिरते तो विभिन्न विधियों के भी हैं, लेकिन सभी परागकण अंकुरित नहीं होते। विभिन्न जातियों के भी गिर जाते वर्तिकाग्र पर, तो वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, लेकिन अंकुरित नहीं होते हैं। तो विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के जायांग की, ये है जायांग के जायांग की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। स्पष्टतया आप समझ जाना कि परागकण परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, परागण कहलाता है। यह परागण या तो उसी पुष्प पे होगा या उसी जाति के दूसरे पुष्प पे होगा। तो उसके आधार पर फिर इनके प्रकार बन जाते हैं कि अगर एक ही पादप के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं
तो स्वपरागण। और यदि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पे गिरते हैं तो परपरागण। तो ये पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है संक्षेप में। और परागण दो प्रकार का है। परागण के प्रकार दो है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण को परनिषेचन भी बोल देते हैं, परनिषेचन या परपरागण। और पहला स्वपरागण। तो अब हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं स्वपरागण। देखिए क्या है स्वपरागण, पहले समझते हैं, उसके बाद अपन इसकी सही परिभाषा बताएंगे। स्वपरागण देखिए, यदि ये एक पुष्प का आरेखी डायग्राम बना रखा है फूल का, जिसके चारों भाग दिख रहे हैं, बाह्य दल है, ये पुंगंग है और ये जायांग है। पुंगंग के अंदर प्रत्यक्ष दृष्टि को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है। इस परागकोश के अंदर ही क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। स्वपरागण, यदि एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यदि एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर ये परागकण निकले और इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण कहलाता है दोस्तों। स्वपरागण, एक पुष्प के परागकण निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, स्वपरागण। एक और क्या हो सकता है, देखिए स्वपरागण के अंदर फिर एक बात हो जाती है कि अगर एक ही टहनी पर, ये एक शाखा है, इस शाखा पर एक पुष्प लगा हुआ है और इसी शाखा पर एक और पुष्प लगा हुआ है जो कि उसी शाखा पर है, तो इनकी आनुवंशिकी संरचना अर्थात इनमें डीएनए या गुणसूत्र तो समान होंगे, आनुवंशिक रूप से इनके गुणसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। तो ऐसे के अंदर क्या ये स्वपरागण नहीं है? अब देखिए, तो यहां पर एक ही शाखा पर, यानी पादप एक ही है, यहाँ पादप या पौधा एक ही है, एक ही पौधे पर एक शाखा पर दो अलग अलग पुष्प लगे हुए हैं। इन दोनों पुष्पों की आनुवंशिकी संरचना अगर देखी जाए तो बिल्कुल समान होगी, क्योंकि एक ही पादप पर है और जीव के अंदर, प्रत्येक जीव की सभी कोशिकाओं के अंदर समान डीएनए होता है, तो आनुवंशिक रूप से ये पुष्प समान है। इनके परागकण की वर्तिकाग्र भी समान है। तो देखिए स्वपरागण में पहला प्रकार कैसे हो रहा है कि एक ही पुष्प के, यानी कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक पुष्प के परागकण, एक पुष्प के परागकण उसी पौधे की अन्य शाखा पर लगे हुए पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो भी स्वपरागण है। यानी कि यहाँ पर पादप चेंज नहीं हुआ है कि एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर किसी अन्य शाखा पर लगे हुए पुष्प, किसी अन्य शाखा पर लगे हुए पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो भी स्वपरागण। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे परपरागण भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि परपरागण में, क्रॉस पॉलिनेशन में वाहक की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम कीट हो सकता है, वायु हो सकती है, पक्षी हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी पराग कणों का यहाँ से निकल करके यहाँ तक पहुंचने के लिए
वायु की जरूरत पड़ सकती है, कीटों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये एक प्रकार का परपरागण भी हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे परपरागण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वपरागण के अंदर स्वपरागण की हम स्पष्ट परिभाषा देखिए। पहले तो जब एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण, जब एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे की किसी दूसरे पुष्प, एक पुष्प उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। दोनों कंडीशन इसमें शामिल की है हमने। कौन कौन सी? कि एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प, उसी पादप किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। तो स्वपरागण के इस प्रकार से दो प्रकार हो गए। हम इसको अगले दो प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो स्वपरागण की परिभाषा, जब एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यह फिर दो प्रकार का है। कौन कौन सा? पहला स्वयुग्मन, ऑटोगेमी। स्वयुग्मन इसका फर्स्ट टाइप, स्वपरागण का पहला टाइप स्वयुग्मन, और इसे ऑटोगेमी भी कहते हैं। ऑटोगेमी, स्वपरागण, स्वयुग्मन क्या है आप देखिए। स्वयुग्मन, ये पहला चित्र जो है ये स्वयुग्मन को दर्शा रहा है और इसके दूसरे टाइप को, ये दोनों चित्र दर्शा रहे हैं। तो स्वयुग्मन जब चित्र के माध्यम से पहले बताया आपको तो आप समझ गए होंगे स्वयुग्मन क्या होगा कि जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचते हैं, जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहते हैं। ऑटोगेमी जो है उसके लिए आवश्यक होता है कि पुष्प द्विलिंगी हो, फूल द्विलिंगी हो, और इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसका उदाहरण क्या है? मटर। मटर के अंदर स्वयुग्मन वाला स्वपरागण पाया जाता है। उसमें फूल जो है मटर के पुष्प है तो लियोनस प्रकार के होते हैं। इस कारण से वो फूल पूर्णतः नहीं खुले होते। एक जो दल है वो ज्यादा बड़ा होता है जिसे ध्वजक कहते हैं, वो दल अन्य दलों को ढक लेता है, इसलिए उसके पुंकेसर या परागकण उसी पुष्प के अंदर ही रह जाते हैं। तो उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वयुग्मन ऑटोगेमी कहते हैं। इसका दूसरा टाइप क्या है? उसका नाम क्या है? सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण, सजात अपनी ही जाति के साथ में, अपनी जाति अपना ही पादप, तो सजात पुष्पी पादप, सजात पुष्पी परागण या गैटिनोगेमी। गैटिनोगेमी, सजात पुष्पी परागण या गैटिनोगेमी। ये स्पेलिंग गलत हो गया तो सॉरी। सजात पुष्पी परागण गैटिनोगेमी। अब इसमें क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे की अन्य शाखा पर लगे हुए पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ये जो डायग्राम चित्र, ये जो लाइन है ये इसी को दर्शा रही है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पौधे किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं।
जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एक ही पौधे किसी परागण कैसा होता है, एक ही पौधे के बीच में, परंतु पुष्प अलग अलग। पौधा एक ही है, पुष्प अलग अलग है। किसमें होता है ये परागण इस प्रकार का? मक्का के अंदर। मक्का में दोस्तों दो प्रकार के फूल होते हैं। नर पुष्प जो है ऊपर होता है, नर पुष्प शीर्ष पर होता है, टसेल के रूप में, फुंदने के रूप में होता है, वल्लरी या टसेल बोलते हैं। मक्का के अंदर ऊपर जो खिला हुआ होता है पूरा बिखर जाता है, वो उसका नर पुष्प होते हैं। और मादा पुष्प पर्ण के कक्ष में, पर्ण के कक्ष में भुट्टे के रूप में होता है। उस भुट्टे से वर्तिकाएं बाहर निकली होती है रेशमी बालों की तरह। उन रेशमी बालों के अंदर उड़ती हुई परागकण या गिरते परागकण उलझ जाते हैं। तो मक्का के अंदर पादप वही है, तो उसका नर पुष्प ऊपर है, मादा पुष्प नीचे है। तो एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं मक्का के अंदर। ककड़ी के अंदर ऐसा ही होता है। जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ककड़ी, खीरा, कद्दू, इन तुरई, इन सब के अंदर इसी प्रकार से होता है। इनमें दो प्रकार के फूल लगते हैं, कद्दू में, ककड़ी में, खीरे में, इनमें दो प्रकार के फूल, एक नर पुष्प होता है, एक मादा पुष्प होता है। नर पुष्प का लौकी की बात करें अपन, लौकी के अंदर भी ऐसा ही, कद्दू के अंदर भी ऐसा ही है। नर पुष्प लंबे वृंत पर लगा होता है, नर पुष्प लंबे वृंत पर, और मादा पुष्प छोटे वृंत पे लगा होगा। और उस मादा पुष्प के पीछे की तरफ पहले से ही पुष्पासन से ढकी हुई अंडाशय होगा। कद्दू के अंदर होता है, ककड़ी के अंदर होता है, लौकी के अंदर होता है, तुरई के अंदर होता है। इनमें मादा पुष्प की जो है वो इसमें अधोजायांगता पाई जाती है। सभी जो परिजायांगता, जायांग परी के परिजायांगता, इसमें सारे जायांग को अन्य पुष्प पूरा रूप से ढक लेते हैं। जायांग अंडाशय बिल्कुल नीचे चला जाता है अधोवर्ती अंडाशय। तो इनके अंदर इस प्रकार से सजात पुष्पी परागण होता है मक्का में और ककड़ी में। अब यहाँ पर आता है कि पादपों में स्वयं परागण क्यों होता है, कौन कौन सी ऐसी बंधन है, ऐसी बाध्यताएं हैं जिससे स्वयं परागण ही हो। पादप में स्वयं परागण हो, इसके लिए क्या ऐसी बंध्यताएं हैं, क्या बाध्यताएं हैं। तो भी अगला टॉपिक है स्वयं परागण के लिए अनुकूलन। स्वयं परागण के लिए अनुकूलन, एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे स्वयं परागण के लिए ऐसी कौन कौन से बंधन, ऐसे कौन कौन से एडेप्टेशन है जिससे स्वयं परागण हो। जिन पौधों में स्वयं परागण होता है उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जिन पौधों में स्वयं परागण होता है उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहली विशेषता है द्विलिंगिता। द्विलिंग यानी कि द्विलिंगता का मतलब है, या फिर उभयलिंगता बोल देते हैं, बाइसेक्सुअलिटी। उभयलिंगता या द्विलिंगता। तो यहाँ पर ये क्या है कि पुष्प का स्वयं परागण होने के लिए जरूरी है कि पुष्प कैसा हो, द्विलिंगी हो। पुष्प का द्विलिंगी होना बहुत जरूरी है। बाइसेक्सुअलिटी या उभयलिंगी यानी कि एक ही पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों होने आवश्यक है। अगर पुष्प में पुंकेसर और जायांग दोनों स्थित हैं तो उनके अंदर स्वयं परागण को प्रेरण मिलता है, स्वयं परागण हो सकता है। तो स्वयं परागण के लिए जरूरी है कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सभी द्विलिंगी पुष्प में स्वयं परागण नहीं होता। बहुत सारे पुष्प होते हैं द्विलिंगी, तो बहुत सारे, लेकिन उनमें कुछ और बंधन हो जाते थे। तो पहला ये कंडीशन है स्वयं परागण के लिए कि पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। एक लिंगी पादपों में स्वयं परागण कभी भी नहीं होता। दूसरा है समकाल पक्वता।
समकाल पक्वता। समकाल पक्वता यानी कि हर होमोजेनियस, होमोजेनियस समकाल पक्वता। ये क्या है देखिए, समकाल पक्वता स्वयंपरागन के लिए जरूरी है कि पराग कोश और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व हो जाए अर्थात मैच्योर हो जाए। पराग वर्तिकाग्र पराग कणों को ग्रहण करने के लिए परिपक्व हो जाए और जब वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाए उस समय परागकण भी बन करके तैयार हो जाए। तो समकाल पक्वता भी स्वयंपरागन को प्रेरित करती है। जब पादप में नर व मादा जननांग एक साथ एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो यह स्थिति स्वयंपरागन को प्रेरित करती है। स्वयंपरागन से प्रेरित होता है। समकाल पक्वता क्या है, जब नर पुष्प के नर पुंकेसर और मादा जायांग दोनों एक साथ एक ही समय में परिपक्व होते हैं तो उसे होमोगेमी कहते हैं। किनमें मिलती है होमोगेमी, कौन कौन से पादप? मीराबिलिस जलापा, मीराबिलिस जलापा, सदाबहार या कैथेरेंथस, सदाबहार कैथेरेंथस। कैथेरेंथस में सदाबहार में आर्चिमोन मैक्सिकाना, आर्चिमोन मैक्सिकाना पादपों के नाम है वैज्ञानिक और फसली पादपों में अधिकांश फसली पादपों में फसली पादप। तो समकाल पक्वता जो है मिराबिलिस जलापा के अंदर, सदाबहार या कैथेरेंथस में, आर्चिमोन मैक्सिकाना में और फसली पादपों के अंदर समकाल पक्वता पाई जाती है जिससे उनमें स्वयंपरागन को प्रेरणा मिलता है, स्वयंपरागन को बढ़ोतरी मिलती है या बढ़ावा मिलता है। तो ये भी एक दूसरी कंडीशन थी समकाल पक्वता स्वयंपरागन को बढ़ावा देने की। इसके बाद में तीसरी जो कंडीशन आती है वो आती है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता, क्लास्ट्रोगेमी। क्लास्ट्रोगेमी या अनुन्मील्यता, ये क्या है फिर अनुन्मील्यता भाई कि अनुन्मील्यता क्लास्ट्रोगेमी, कुछ पादपों के पुष्प कभी भी खुलते नहीं हैं, वो बंद होते हैं। कुछ पादपों के पुष्प कभी भी खुलते नहीं हैं, वो बंद होते हैं, या फिर वो पुष्प भूमिगत होते हैं। तो ऐसे पुष्प जो नहीं खुलते हैं उन्हें अनुन्मीलयी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जो नहीं खिलते हैं उन्हें क्लाइस्ट्रोगेमस फ्लावर कहते हैं, अनुन्मीलयी पुष्प कहते हैं। तो ऐसे पुष्पों के अंदर भी स्वयंपरागन होता है। कुछ पादपों में ऐसे द्विलिंगी पुष्प बनते हैं, वो पुष्प होते तो द्विलिंगी हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्पों को अनुन्मीलयी पुष्प, ऐसे पुष्पों को अनुन्मीलयी पुष्प तथा पुष्पों की इस स्थिति को अनुन्मील्यता कहते हैं। अनुन्मीलयी पुष्पों में आवश्यक रूप से स्वयंपरागन ही होता है। अनुन्मीलयी पुष्पों में आवश्यक रूप से स्वयंपरागन ही होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? वायोला, कोमेलाइना, कोमेलीना या कोमेलाइना भी बोल देते हैं, कोमेलीना, कनकोवा, कनकोवा, ड्रोसेरा ऑक्जेलिस, ड्रोसेरा या ऑक्जेलिस, कनकोवा, कोमेलाइना या कनकोवा, ये एक ही नाम है भाई। कोमेलाइना
और कनकोवा एक ही नाम है। कनकोवा को ही कोमेलाइना कहते हैं। ड्रोसेरा के अंदर मिलता है, जंकस में मिलता है। इनके अंदर पुष्प जो है वो अनुनमिलयी पुष्प जो होते हैं। ऑक्जेलिस भी एक उसका उदाहरण है। तो कुछ पादप जैसे कोमेलाइना है या कनकोवा, ऑक्जेलिस है, तथा वायोला के अंदर दो प्रकार के पुष्प भी होते हैं भाई में। दो प्रकार कौन से? एक तो पुष्प कौन से? एक प्रकार के होते हैं उन्मिल पुष्प। उन्मिल पुष्प सामान्य पुष्पों की भांति खिलते हैं, वो खुलते हैं। सामान्य पुष्पों की भांति वो खिलते हैं। और दूसरे अनुन्मिलयी पुष्प होते हैं जो बंद होते हैं, वायोला में, कनकोवा में, ऑक्जेलिस में। दूसरे पुष्प जो होते हैं अनुन्मिलयी पुष्प होते हैं, ये पुष्प सदैव बंद रहते हैं और भूमिगत होते हैं। इनमें सदैव स्वपरागण होता है। भूमिगत होते हैं इसलिए स्वपरागण होता है, इनके अंदर बंद होते हैं। तो अनुन्मिलयता भी स्वपरागण को प्रेरित करती है। स्वपरागण अनुन्मिलयता क्या है? कुछ पादपों के अंदर ऐसे द्विलिंगी पुष्प बनते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्पों को अनुन्मिलयी पुष्प कहते हैं और पुष्प की इस स्थिति को अनुन्मिलयता कहते हैं। तो अनुन्मिलयता भी स्वपरागण को प्रेरित करती है। उदाहरण है वायोला, कोमेलाइना, वायोला, कोमेलाइना या कनकोवा, ड्रोसेरा, जंकस आदि के अंदर। कुछ पादप जैसे कि वायोला है, कोमेलाइना है और ऑक्जेलिस है, इन पादपों के अंदर दो प्रकार के पुष्प खिलते हैं। एक होते हैं उन्मिल पुष्प जो सामान्य पुष्पों की तरह खिलते हैं, और दूसरे होते हैं अनुन्मिलयी पुष्प जो सदैव बंद रहते हैं और भूमिगत होते हैं। इनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है। ये था स्वपरागण के लिए अनुकूलन। पहला अनुकूलन द्विलिंगता, समकालपक्वता, फिर अनुन्मिलयता। ये इस प्रकार से ये तीन अनुकूलन ज्यादा पाए जाते हैं स्वपरागण के अंदर। इसके बाद में स्वपरागण का महत्व क्या है? स्वपरागण का क्या महत्व है? स्वपरागण का महत्व तो सबसे अच्छा महत्व तो पहला महत्व क्या है कि इसमें फूल को, इसमें पुष्प को पराग कणों का इंतजार नहीं करना होता कि कोई कीट आएगा, हवा उड़ा के लाएगी पराग कणों को और तब पराग कण मिलेंगे, फिर निषेचन होगा, बीज बनेगा। ऐसा नहीं है। पराग कण, पुष्प को पराग कण बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। ज्यादा परागकण इसमें स्वपरागण के अंदर अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती और ना ही ज्यादा परागकण नष्ट होते हैं, क्योंकि पास के पास में मृत्तिका होती है, इसलिए परागकणों की, कम परागकणों की आवश्यकता होती है। स्वपरागण वाले स्वपरागित पुष्पों के अंदर जो उनके लक्षण, अच्छे लक्षण है, वो लंबे समय तक बरकरार रहते हैं, क्योंकि अनुवांशिक संरचना हमेशा समान ही बनी रहेगी। अतः अच्छे लक्षण जो है वो ज्यादा समय तक बरकरार रहते हैं। इसमें परागण सुनिश्चित होता है। परागण जरूर होगा और सुनिश्चित होगा, और परागकण पोलन ग्रेन कम खर्च होते हैं। इसमें समयुग्मोजी संतति बनती है, हमेशा समयुग्मोजी प्रकार की संतति बनेगी। यह अनिश्चित काल तक किसी जाति की सर्वोच्चता को, यह अनिश्चित काल तक किसी जाति की सर्वोच्चता को बनाए रखता है। इसमें पौधों को ज्यादा परागकण बनाने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा परागकण बनाने की जरूरत नहीं है। पर परागण में, वायु परागण में वायु अनेक अनगिनत परागकणों को डाले जाती है, और वो भी दिशाहीन, किसी भी दिशा के अंदर वहां पुष्प हो चाहे मत हो, ऐसे में बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन स्वपरागण के अंदर ऐसा नहीं है। तो स्वपरागण में पादपों को कम परागकण की ही आवश्यकता होती है, ज्यादा परागकणों की जरूरत नहीं पड़ती। कीटों को आकर्षित करने के लिए ऐसे पुष्पों को ज्यादा चटकीला, भड़कीला या फैशनेबल भी नहीं होना पड़ता।
उन कीटों को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि कीट की जरूरत कहाँ पड़े, स्वयं परागण वहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे पुष्पों को ज्यादा आकर्षक, कीटों को आकर्षित करने के लिए अधिक आकर्षक होने की जरूरत भी नहीं होती है। हानिकारक व बेकार लक्षणों को प्राकृतिक रूप से निकाल दिया जाता है। कोई हानिकारक लक्षण आ भी जाता है तो उसको धीरे धीरे करके प्राकृतिक रूप से निकाल दिया जाता है। तो ये थे स्वयं परागण के महत्व कि इनमें स्वयं परागणों का निर्माण कम होता है, ज्यादा परागकण खर्च नहीं होते, परागण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है, परागकण कम लगते हैं, अधिक परागकण बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनिश्चित काल तक पादप की संरचना अच्छे गुण बने रहते हैं, समूह संतति बनती है, और कीटों को, पक्षियों को आदि को आकर्षित करने के लिए पुष्प को ज्यादा चटकीला, रंगीन, चमकीला, मकरंद युक्त होने की आवश्यकता या आकर्षक पुष्प होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ये था महत्व। लेकिन महत्व के साथ साथ स्वयं परागण की हानियां भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, हानियां भी हैं, कुछ हानियां, स्वयं परागण की हानियां। इसमें क्या है कि अगर एक पादप में हमेशा स्वयं परागण होता रहता है तो नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते, उनके अंदर नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते, बदलते वातावरण के अनुसार उनमें विभिन्नताएं नहीं आती, और विभिन्नताएं और उत्परिवर्तन जो है वो हमेशा पादप को ज्यादा सर्वाइव या जीव को अधिक सर्वाइव या उत्तरजीवी बनाने के लिए जरूरी होती हैं। तो इनके अंदर स्वयं परागण के अंदर विभिन्नताएं वातावरण में अनुकूलन बनाने में कमी आ जाती है, वातावरण में अनुकूल बनाने में कमी आती है। समय के साथ साथ ऐसे पादपों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। समय के साथ साथ स्वयं परागित पुष्पों में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। चौथा है अप्रभावी या शुष्क लक्षण लगातार प्रकट होते हैं। अगर अप्रभावी लक्षण हैं तो वो हमेशा प्रकट होंगे, लगातार प्रकट होंगे, क्योंकि उसी वही परागकण है, वही वर्तिकाग्र है, तो इसलिए ये हानि है कि अप्रभावी लक्षण जो किसी काम के भी नहीं होते हैं वो हमेशा प्रकट होते हैं, क्योंकि स्वयं परागण में विषम युग्मता नहीं आती। पहले में महत्व बताया था कि इसमें हमेशा समयुग्मज संतति बनती है, अतः अप्रभावी लक्षण जो है वो लंबे समय तक बने रह सकते हैं, वो निकलते नहीं है। ये भी एक इसकी हानि है। त्रुटिपूर्ण, अगला हानि पांचवी, त्रुटिपूर्ण लक्षणों को बाहर करने का कोई रास्ता नहीं है। त्रुटिपूर्ण लक्षण को बाहर करने का कोई रास्ता नहीं होता। वैसे तो कृत्रिम विधियां होती है, कलम वगैरह, लेकिन फिर भी स्वयं परागण यानी परागकणों को अलग करना कठिन है, तो कोई रास्ता नहीं होता। प्रबलता, जीवन क्षमता कम होने के कारण समय के साथ साथ उपज कम हो जाती है। पादपों के अंदर प्रबलता या जीवन क्षमता कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे समय के साथ साथ धीरे धीरे उपज भी कम होने लग जाती है। ये इसकी हानियां, स्वयं परागण की हानि। इसके बाद हम चलते हैं पर परागण। तो इस चित्र की हमें आवश्यकता पड़ेगी। स्वयं परागण के अंतर्गत अब हो चुका स्वयं परागण। परागण का दूसरा प्रकार था पर परागण, जिसे पर निषेचन भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। परिभाषा से पहले समझते हैं इसको, क्या है पर परागण। देखिए यहाँ पर मैंने इससे पहले चित्र बना रखा था, अभी आपके सामने इसको मैंने मिटाया था। यहाँ पर से मैंने इस पादप को यहाँ से मिटाने, इस टहनी को यहाँ से मिटाने का मतलब है कि मैंने पादप अलग अलग कर दिए, सेम जाति के होने चाहिए। पर परागण क्या है ध्यान दीजिएगा। जब किसी
जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे की किसी अन्य उसी जाति के किसी अन्य जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति किसी अन्य पौधे पर किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परपरागण कहलाता है। यहाँ पर मैंने अन्य पौधा काम में लिया है। ये पुष्प अलग अलग टहनियों पर लगे हुए हैं, अलग अलग पादपों के पुष्प हैं। तो जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। यहाँ पादप अलग अलग है, परपरागण में पादप अलग अलग होंगे। तो जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। परंतु इस प्रकार लेकिन क्या है कि इस प्रकार के पराग दूसरे रूप से समझे हम तो यहाँ पर इस प्रकार के परागकण में दो भिन्न इस प्रकार के परागण में पॉलिनेशन में दो भिन्न परंतु समान जाति पौधे तो भिन्न होंगे परंतु जाति समान होगी। यानी कि ये भी सरसों के पादप हो और ये भी सरसों का ही पादप हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, सरसों के पादप होने चाहिए। समान जाति दो भिन्न पादप, इस प्रकार के परागण में दो भिन्न परंतु समान जाति के पादपों के नर व मादी युग्मों का संलयन होता है। दो समान जाति परंतु दो भिन्न पादप के नर व मादी युग्मों का संलयन होता है। परिणाम स्वरूप उनमें उत्पन्न पौधे अधिक विभिन्नताएं लिए हुए होते हैं, उनके अंदर हमेशा वेरिएशंस आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, डिफरेंस आते हैं, चेंज आते हैं, क्योंकि दो अलग अलग पादपों के नर और मादी युग्मों के संलयन होते हैं। इस कारण से दोनों के लक्षण मिक्स हो जाते हैं और नए लक्षण प्रकट होते हैं तो वेरिएशन आते हैं। जिस प्रकार से स्वयंपरागण के लिए कुछ बंधन थे, जैसे कि पादप का द्विलिंगी होना, समकाल पक्वता, अनुनिमिलता, उसी प्रकार से परपरागण के लिए भी कुछ बंधन है। तो परपरागण के लिए ऐसे क्या कंडीशन है कि परपरागणी हो, तो एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण के अनुकूलन, क्या क्या अनुकूलन है कि परपरागण ही हो पादपों के अंदर। परपरागण के लिए क्या क्या एडेप्टेशन है। सबसे पहला है एक लिंगता, यूनिसेक्सुअलिटी, एक लिंग। अगर पुष्प एक लिंगी है तो जरूरी है कि उसके अंदर या तो मादा पुष्प है या नर पुष्प है। अगर मादा पुष्प है तो नर की आवश्यकता है उसे, और नर पुष्प है तो अपने पुंग केसर किसी दूसरे मादा पुष्प को देगा। तो यदि पुष्प एक लिंगी होगा तो उसमें परपरागण को बढ़ावा मिलता है। जैसे पपीता के अंदर पपीता के पुष्प एक लिंगी होते हैं तो एक लिंगी पुष्पों के अंदर हमेशा परपरागण ही होता है। दूसरा है भिन्न काल पक्वता, नाम से ही समझ जाओगे, जब वहां पर समकाल पक्वता था तो यहाँ पर भिन्न काल पक्वता हरकोगे भी। भिन्न काल गलत हो गया था, डाइकोटोमी, भिन्न काल पक्वता डाइकोटोमी। अब ये क्या है, समकाल पक्वता मुसलमान था, भिन्न काल पक्वता में अलग अलग समय में जब पुष्प का नर भाग और मादा भाग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, अर्थात जब पुष्प के परागकोश और वर्तिकाग्र का परिपक्वन का समय आगे पीछे होता है या अलग अलग होता है तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। पांच परागकोश वर्तिकाग्र अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। भिन्न काल पक्वता भी परपरागण को प्रेरित करती है।
पादपों के अंदर परागकोश वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो ऐसे में पादपों के अंदर पर परागण को बढ़ावा मिलता है। भिन्न काल पक्वता पादपों में या पुष्पों में पर परागण को प्रेरित करती है। भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्वता, पहला इसमें पूर्वता होती है, यानी कि प्रोटोएंड्रस पूर्वता। इसमें क्या है, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाए, जब परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व, परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होते हैं तो इसे पूर्वता कहते हैं। परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होंगे तो पूर्वता कहलाएगी। और पूर्वता किसे मिलती है, गुड़हल में यानी कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज में, कपास में, साल्विया में, इनमें पूर्वता पाई जाती है। गुड़हल में, कपास में, साल्विया के पुष्पों में परागकोश वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व होते हैं। जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो अपने परागकणों को त्याग देते हैं। परागकोश स्फुटित होता है, परागकोश टूटता है और परागकण कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा किसी अन्य परिपक्व वर्तिकाग्र पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से भी परपरागण। दूसरा इसमें टाइप है भिन्न काल पक्वता में स्त्री पूर्वता। जिस तरह पूर्वता था उसी प्रकार से स्त्री पूर्वता है। स्त्री पूर्वता क्या होगा, जब परागकोश से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाए। जब परागकोश से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाए तो इसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। जैसे बैंगन में, मक्का में, ब्रेसिकेसी कुल के पादप, ब्रेसिकेसिया क्रुसीफेरी कुल, सरसों, राई, मूली, सलजम, ये सभी क्या है, ब्रेसी गोभी है, ये सभी फूलगोभी, पत्ता गोभी वगैरह, ये सभी ब्रेसिकेसी कुल के पादप है। तो ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में स्त्री पूर्वता पाई जाती है। बैंगन में, मक्का में बैंगन में पाई जाती है, मक्का में पाई जाती है, ब्रेसिकेसी कुल के पादपों में पाई जाती है, रोजेसी कुल के पादपों में पाई जाती है, और लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में चना और मटर आदि के अंदर भी स्त्री पूर्वता पाई जाती है। तो इस प्रकार से भिन्न काल पक्वता भी पादपों के अंदर, भिन्न काल पक्वता भी पुष्पों के अंदर पर परागण को प्रेरित करती है। दो पॉइंट हुए अपने, एक लिंगता और भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता के दो प्रकार, पूर्वता और स्त्री पूर्वता। इसके बाद में अगला है तीसरा, थर्ड। पहला एक लिंगता, दूसरा भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता के दो प्रकार थे। अब यहां से तीसरा पॉइंट है अपना स्वबंध्यता। स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी, इसमें क्या है कि भले ही पादप का पुष्प द्विलिंगी हो और उसके एक साथ परागकोश और वर्तिकाग्र परिपक्व भी हो जाए, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर भी जाएं, तो भी वे अंकुरित नहीं होंगे। पादप के अंदर स्वयं में कुछ इस प्रकार के स्वबंध्यता, खुद में ऐसी स्वबंध्यता पाई जाती है, ऐसे बंधन पाए जाते हैं कि उसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिकाग्र, उसी पुष्प वर्तिकाग्र पर गिर भी जाएं तो भी वे अंकुरित नहीं होते हैं। इसे स्वबंध्यता कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर भी जाएं तो भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसे स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। जैसे अंगूर में, सेब में, राखी बेर या पैसिफ्लोरा आदि के अंदर इस प्रकार का बंधन पाया जाता है।
स्वबंधता भी परपरागण को प्रेरित करती है। स्वबंधता के अंतर्गत क्या है कि जब एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच भी जाएं तो भी वे अंकुरित नहीं होते हैं, तो इस गुण को स्वबंधता कहते हैं। स्वबंधता भी परपरागण को प्रेरित करती है, जैसे अंगूर में, सेब में, राखी बेल या पैसिफ्लोरा में। तो अंगूर इसका एक उदाहरण, राखी बेल, पैसिफ्लोरा, राखी बेल या पैसिफ्लोरा। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा अनुकूलन क्या है कि परपरागण ही हो। फोर्थ अनुकूलन है अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता, अवरुद्ध परागणता, एक बार थोड़ा सा अवरुद्ध है और सही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोगेमी। ये है भाई हाइपोगेमी, मैंने पहले लिख दिया था हाइपोगेमी, तो गलत था, हाइपोगेमी था, वहां पर हाइपोगेमी लिखा गया था। अवरुद्ध परागणता, हाइपोगेमी। अब ये अवरुद्ध परागणता क्या है कि पादपों के अंदर कुछ ऐसे बंधन, कुछ ऐसे अवरोध भी होते हैं जिस कारण से उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ पुष्पों के परागकोश वर्तिकाग्र के बीच, परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच कुछ ऐसे संरचनात्मक अवरोध, कुछ ऐसे संरचनात्मक रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी वजह से उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो पादपों के कुछ पुष्पों के परागकोश वर्तिकाग्र के बीच में कुछ ऐसे संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे क्या कि पहला उदाहरण, इसके अंदर उदाहरण देखें तो जैसे पहला उदाहरण कैरियोफिलेसी, एक कुल है कैरियोफिलेसी। कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसरों से बहुत ज्यादा होती है, यानी वर्तिकाग्र काफी लंबी होती है, पुंकेसरों की बजाय वर्तिकाग्र काफी। कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसरों से ज्यादा होती है, इनके बीच में दूरी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से इसी पुष्प के परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर नहीं गिर पाते, नहीं पहुंच पाते। तो दूरी अधिक होने के कारण इनके मध्य परागण या स्वयं परागण नहीं हो पाता। आग अपना पहले भी आया था, आग के अंदर पराग पिंड या पोलिनियम के अंदर बंद होते हैं परागकण। आग के पादप में एस्किलेपिडेसी कुल का पादप है आग, तो आग के अंदर परागकण पोलिनियम या पराग पिंडों में बंद होते हैं, पराग पिंडों में। तो इस कारण से भी इनमें स्वयं परागण नहीं हो पाता है। पराग पिंड स्फुटित होते हैं, टूटते हैं, उसके बाद ही ऐसा परागण होता है। तो आग के अंदर पराग पिंडों या पोलिनियम में परागण बंद होते हैं, जिसकी वजह से भी स्वयं परागण नहीं हो पाता। ग्लोरियोसा सुप्रभा या कलिहारी, ग्लोरियोसा सुप्रभा, पूरा नाम ग्लोरियोसा सुप्रभा या कलिहारी। इस पादप के पुष्पों के परागकोश इतनी तेजी से स्फुटित होते हैं कि इनके परागकण दूर दूर जाकर गिरते हैं। ग्लोरियोसा पादप के पुष्पों के परागकोश जब स्फुटित होते हैं, जब फटते हैं परिपक्व होकर के, तो तेजी से फटते हैं, जिससे इनके परागकण दूर जाकर गिर जाते हैं। अतः इसमें स्वयं परागण संभव नहीं हो पाता। इस कारण से स्वयं परागण इनके अंदर नहीं हो पाता, परागकण दूर दूर जाकर जाते हैं। तो अवरुद्ध परागणता क्या है? कुछ पुष्पों के अंदर वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच में कुछ ऐसे संरचनात्मक अवरोध होते हैं जिससे उनके अंदर स्वयं परागण नहीं हो पाता।
या उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। उदाहरण पहला, कैलियोफिलेसी कुल के पादपों के अंदर वर्तिका की लंबाई बहुत ज्यादा होती, वर्तिका स्टाइल लंबाई ज्यादा होती, जिससे उसके परागकण उसी पुष्प वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, स्वयंपरागण नहीं होता है। आपके अंदर परागकण परागपिंड या पोलिनियम में बंद होते हैं, जिससे इनका स्वयंपरागण नहीं हो पाता। ग्लोरियोसा, सुप्रभा या कलिहारी हिंदी में पादप का नाम। तो ग्लोरियस, सुप्रभा या कलिहारी के अंदर पराग कोषों का स्फुटन इतनी तेजी से होता है कि उनके परागकण दूर जाकर गिरते हैं। ये था अवरुद्ध परागणता और उसके उदाहरण कैलियोफिलेसी कुल के अंदर आंख में, ग्लोरियोसा, सुप्रभा में। इसके बाद में पांचवा, विषमवर्ती कार्य। विषमवर्ती कार्य हेटेरोस्ट्राइली विषमवर्ती कार्य। विषमवर्ती कात्व क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। कुछ पौधों में दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। तो उनके अंदर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनकी वर्तिका लंबी, कुछ पौधों के अंदर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे जिनकी वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे होते हैं। जिनकी वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे होते हैं, उन पुष्पों को पिनोइड पुष्प कहते हैं। पिनोइड, ठीक है। और दूसरे पुष्प जो होते हैं जिनकी वर्तिका छोटी, वे पुंकेसर लंबे होते हैं। इन्हें थर्मोइड पुष्प कहते हैं। थर्मोइड पुष्प कहा जाता है। तो दो प्रकार के पुष्प होते हैं। एक में होते हैं तो कुछ पादपों के अंदर दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। एक वे पुष्प, वे पुष्प जिनकी वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे होते हैं, पिनोइड पुष्प कहलाते हैं। और कुछ वे पुष्प जिनकी वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे होते हैं। अतः इनमें ऐसी स्थिति के कारण स्वयंपरागण संभव नहीं हो पाता। अतः इनमें ऐसी स्थिति के कारण से स्वयंपरागण इनके अंदर नहीं हो पाता, क्योंकि लंबी वर्तिका वाला पुष्प लंबे पुंकेसरों से, जबकि छोटे वर्तिका वाला पुष्प छोटे पुंकेसरों से ही परागित होता है। तो इनके अंदर भी स्वयंपरागण न होकर के परपरागण होता है। लंबी वर्तिका वाले पुष्प लंबे परागकणों की आवश्यकता होगी, छोटे पुंकेसर है वो छोटी वर्तिका पर गिरेंगे। तो ऐसे के अंदर क्या हो जाता है, परपरागण होता है। तो कुछ पादपों के अंदर, कुछ पादपों के पुष्पों के अंदर दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे जिनकी वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे, पिनोइड पुष्प। और कुछ पुष्प ऐसे जिनकी वर्तिका लंबी, वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे, थर्मोइड पुष्प कहलाते हैं। ऐसा होने के कारण से इनमें परपरागण नहीं होता, स्वयंपरागण नहीं हो पाता, स्वयंपरागण नहीं होता। तो ये था, इसमें होता है ये पादप प्रिमरोज। इसमें परिवर्तन संबंधित बहुत कार्य किए थे ह्यूगो डी व्रीज ने प्रिमरोज प्लांट। तो इसके अंदर विषमवर्ती का तो पाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से परपरागण के अनुकूलन, परपरागण ही हो पादप में, उसके जरूरी है कि पादप का पुष्प एक लिंगी हो, भिन्न काल पक्वता उनमें पाई जाती हो, अलग अलग समय पर परागकोश वर्तिका परिपक्व हो। अगर परागकोश पहले परिपक्व होते हैं तो पूर्वता,
जो गुड़हल कपास सालगिरह में पाई जाती है। और यदि वर्तिकाग्र पहले परिपक्व होती है तो उसे स्त्री पूर्णता कहते हैं, जो कि ब्रेसिकेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी आदि उनके पात्रों में पाया जाता है। फिर स्वयंबद्धता, सेल्फ स्टेबिलिटी, पुष्प के अंदर खुद में ऐसे कुछ बंधन होते हैं जिनकी वजह से उनके पराग कण परिपक्व होने के बाद उसी वर्तिका पर पहुंच भी जाते हैं तो भी अंकुरित नहीं होते हैं। सेल्फ स्टेबिलिटी राखी बेल, अंगूर, सेब आदि के अंदर पाई जाती है। अवरुद्ध परागणता कुछ पादपों के पुष्पों के अंदर वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच में से संरचनात्मक अवरोध, ऐसे बैरियर्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। इनके कई उदाहरण थे, जैसे कैरीफुलेसी कुल के पादपों के अंदर वर्तिका की लंबाई ज्यादा होती है, जिससे उनमें स्वयंपरागण नहीं हो पाता, परपरागण होता है। आपके अंदर परागकण पराग पिंडों या पोलिनी में बंद रहते हैं, इससे भी उनमें स्वयंपरागण नहीं हो पाता। और कलिहारी या ग्लोरियोसा सुप्रभा पादप के अंदर परागकोश का स्फुटन इतनी तेजी से होता है कि उनके परागकण दूर जाकर गिरते हैं। और उसके बाद में था विषमवर्तिकात्व। कुछ पादपों के अंदर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनकी वर्तिका लंबी, उनके सब छोटे पिनोइड पुष्प, और दूसरे जिनकी वर्तिका छोटी, उनके सब लंबे थर्मोइड पुष्प कहलाते हैं। अतः इनमें भी स्वयंपरागण संभव नहीं है, क्योंकि लंबी वर्तिका वाले पुष्प लंबे पुंकेसरों से, जबकि छोटी वर्तिका वाले पुष्प छोटे पुंकेसरों से परागित होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, परागण से संबंधित परागण की प्रकार, स्वयंपरागण, परपरागण, और उसके बाद में स्वयंपरागण, परपरागण के अनुकूलन क्या क्या है, क्या क्या बंधन है जिससे स्वयंपरागण ही हो। और पहले वाले के अंदर स्वयंपरागण के प्रकार भी आए थे, स्वयंयुग्मों के साथ पुष्पी परागण। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परपरागण की विधियां। परपरागण के अंदर हमेशा किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परपरागण दो अलग अलग, एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के बीच होता है। तो अलग अलग पादप होंगे, अलग अलग पुष्प होंगे एक ही जाति के, तो उन पादपों तक, उन पुष्पों तक परागकणों को पहुंचने के लिए हमेशा किसी माध्यम या किसी साधन, किसी वाहक की जरूरत पड़ती है। तो परपरागण के लिए विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या क्या है, अपन यहाँ पर 5 विधियां मुख्य रूप से पढ़ेंगे। वैसे और भी बहुत प्रकार से होता है परपरागण। तो यहाँ पर वायु द्वारा परागण होता है मुख्य रूप से, जो अपन टाइप पढ़ेंगे मुख्य रूप से वो वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा परागण और जल परागण। तो ये 5 प्रकार के परागण पढ़ेंगे अपन यहाँ पर। वायु परागण, कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा परागण और जल परागण। इनके अंदर पादपों की विशेषताएं क्या होती हैं, पुष्पों की विशेषताएं क्या होती हैं, परागकणों की विशेषताएं क्या होती हैं, वर्तिकाग्र की विशेषता क्या होती है। आप खुद सोचिएगा कि कीट परागित, ये आपका होमवर्क एक प्रकार से, कीट परागित पुष्प चटकीले आकर्षक क्यों होते हैं। जल परागण के अंदर, जल परागण में परागकण लंबे फीते के समान क्यों होते हैं, और वायु परागण के अंदर अधिक मात्रा में परागकण क्यों बनते हैं। तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन किए हैं कि वायु परागण के अंदर अधिक मात्रा में परागकण क्यों बनते हैं, जल परागण के अंदर परागकण लंबे फीते के समान क्यों होते हैं, और कीट परागित पुष्पों में कीट परागित पुष्प ज्यादा रंगीन, चटकीले, खुशबूदार, सुगंधित, मकरंद युक्त क्यों होते हैं। तो ये एक प्रकार की विशेषता, तो आप लोगों के लिए एक प्रकार होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर जिन बच्चों के पास में लिंक व्हाट्सएप के द्वारा दिया जाता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम अगली क्लास के अंदर परपरागण की विधियों का टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप जो आज पढ़ाया है इसको अच्छी तरह से